नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जागते रहो में सबसे पहले हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की, क्योंकि देखिए जो तनाव है और युद्ध का जो खतरा है उसकी आशंका अभी भी बरकरार है। यहां अगर हम बात करें तो देखिए अमेरिका और जो नाटो देश है वो ये कह रहे हैं कि भैया कभी भी हमला कर सकता है, जिस तरह की रूस की तैयारी नजर आ रही है यूक्रेन पर। उधर भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत सरकार भी अपनी नजर इस पर बनाए हुए है इस स्थिति पर, और यही कारण है कि जो वहां पढ़ रहे छात्र हैं और जो तमाम नागरिक हैं उनको भारत की ओर से यह सलाह दी गई है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप वहां ना रहें, आप वापस अपने देश लौट आएं या फिर किसी भी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बादल गहरे होते जा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस का भीषण युद्ध अभ्यास जारी है। पूरी दुनिया को इस बात की चिंता है कि रूस अगर हमला कर देता है तो क्या होगा। क्या फिर कोई महायुद्ध छिड़ने वाला है? रूस और यूक्रेन के बीच तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत के हजारों लोग भी यूक्रेन में हैं। बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं। बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि यूक्रेन के मौजूदा हालात में उच्च स्तरीय तनाव और अनिश्चितताओं के मद्देनजर सभी भारतीय नागरिकों जिनका प्रवास आवश्यक नहीं है और सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो चार्टर्ड उड़ानों पर अपडेट के लिए संबंधित स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के संपर्क में रहें। ये कहा गया है कि किसी भी अपडेट के लिए दूतावास को फेसबुक, वेबसाइट और ट्विटर पर फॉलो करना जारी रखें। जंग कोई नहीं चाहता, इसलिए यूक्रेन संकट को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खतरा कम नहीं हो रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश पहले ही यूक्रेन में अपना दूतावास बंद करने का आदेश जारी कर चुके हैं, अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। वहीं पूर्वी यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में लगातार हो रहे बम धमाके के बाद वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। इन लोगों की कोशिश है कि हालात और ज्यादा बिगड़ें, इससे पहले पड़ोसी देशों में पहुंच जाएं। पूर्वी यूक्रेन का इलाका रूस समर्थित अलगाववादियों का इलाका माना जाता है। बताया जा रहा है कि लोगों को शरण देने के लिए रूस ने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अपने लोगों को लाने के लिए सैनिक और गाड़ियों की तैनाती की है। यह कहा जा रहा है कि रूस अगर हमला करता है तो चंद घंटे में उसकी सेना राजधानी कीव पहुंच जाएगी। रूस की सेना बहुत विशाल और ताकतवर है। जिस तरह से उसने यूक्रेन को घेरा है, उसने दुनिया को चिंतित कर दिया है। महायुद्ध का खतरा कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आपको बता दें कि शनिवार को रूस ने बेलारूस के संग अपना जो युद्धाभ्यास है वो किया था। ये माना जा रहा था कि 20 फरवरी तक ही ये युद्धाभ्यास किया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इसे बढ़ा दिया गया है। उधर इस बीच अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि रूस तैयार है पूरी तरह से, लेकिन इसी बीच जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो ये कह रहे हैं कि वो रूसी राष्ट्रपति से बातचीत के लिए तैयार हैं, कभी भी किसी भी वक्त वो बता दें जगह और समय। ये वो तस्वीरें हैं जो शनिवार को दुनिया ने देखी। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने परमाणु ड्रिल की
उसने परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया। माना जा रहा है कि इसके जरिए रूस दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस युद्धाभ्यास पर नजर रखी। उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी मौजूद थे। यूक्रेन की सीमा के पास एक के बाद एक परमाणु हथियारों संग युद्धाभ्यास चला। इसे एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है कि कहीं अगर युद्ध होता है तो मामला परमाणु हमले तक ना पहुंच जाए। माना जा रहा था कि ये युद्धाभ्यास 20 फरवरी तक चलेगा, लेकिन अब खबर आई है कि रूस अपना युद्धाभ्यास जारी रखेगा। बेलारूस के साथ उसका युद्धाभ्यास जारी रहेगा, यानी रूस के सैनिक अभी लौटने वाले नहीं हैं। रूस और बेलारूस का ये कहना है कि वो अपनी सीमाएं सुरक्षित करना चाहते हैं। इस युद्धाभ्यास के जरिए वो देख रहे हैं कि अगर उन पर कभी भी कोई हमला होता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। ये माना जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक मौजूद हैं। उसकी आधी से ज्यादा थल सेना इस समय यूक्रेन की सीमा पर है। रूस ये भी कह रहा है कि जिन सैनिकों का अभ्यास खत्म हो रहा है वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों का यह कहना है कि वापसी दिख नहीं रही और रूसी सैनिकों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। इस बीच जर्मनी के म्यूनिख शहर में यूक्रेन, अमेरिका समेत कई देशों के नेता जुटे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि वो हर बात के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने संकट को सुलझाने के लिए रूसी राष्ट्रपति को बातचीत का खुला ऑफर दिया। ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं। वो बातचीत को तैयार हैं। पुतिन चाहें तो अपनी पसंद की जगह पर मिल सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन जगह का चुनाव करें, मैं उस जगह पर बातचीत के लिए पहुंच जाऊंगा। हालांकि पुतिन का जवाब अभी नहीं आया। खतरा बहुत बड़ा है। रूस की जैसी तैयारी है उस हिसाब से अगर दोनों देशों में युद्ध भड़कता है तो वो भयावह होगा। पूरा यूरोप इससे प्रभावित होगा। इसे रोकने की हर कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। रविवार को दोनों ने फोन पर बात की। पुतिन को मैक्रों ने फोन किया। दोनों के बीच करीब 1 घंटा 45 मिनट बात हुई। हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे अगर वो हमला करता है। वहीं रूस का कहना है कि हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं। रूस ने चेतावनी दी कि अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को नाटो में शामिल न कराएं। इस बीच अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भेज रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। आज हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं उन पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। और तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, यानी कि खास तौर पर जो सपा और कांग्रेस के नेता हैं, उनके लिए ये कहा कि जब आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है तो सपा और कांग्रेस के नेता आंसू बहाते हैं। वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। यूपी के रण में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव के चरण संपन्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी उठापटक बढ़ती जा रही है। चुनाव में नए नए मुद्दे सियासी रुख तय करते हैं। इसी के तहत चुनावी महाभारत में आतंकवाद का मुद्दा भी जोर पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से गरीब और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय देश में कहीं भी सीरियल ब्लास्ट हो जाते थे, धरती खून से लाल रहती थी, लेकिन हमने संकल्प लिया कि आतंकियों को पाताल से निकालकर सजा देंगे। धरती खून से लाल हो चुकी थी, माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। अहमदाबाद ब्लास्ट के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अहमदाबाद में आतंकियों ने धमाके के लिए साइकिल चुनी। आखिर आतंकियों को साइकिल क्यों पसंद है? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सपा सरकार पर वाराणसी सहित कई जिलों में हुए धमाकों में शामिल आतंकियों से केस वापस लेने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सपा ने कई जगहों पर आतंकियों के केस हटाए, तो कई जगहों पर उन पर केस चलने ही नहीं दिया। कोर्ट की फटकार के बाद धमाके में शामिल दोषियों को कड़ी सजा मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों की सफाई पर एसपी और कांग्रेस पर आंसू बहाने का भी आरोप लगाया। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। यूपी चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री के बाद से सियासी गर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाकर सपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अब करेंगे कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो आज संपन्न हो चुका है और वहीं अब तैयारी है चौथे चरण की। इसी कवायद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे लखनऊ और लखीमपुर, जहां से उन्होंने विपक्षियों पर कड़ा प्रहार किया। ये तस्वीरें लखनऊ में सीएम योगी के रोड शो की हैं। सीएम योगी ने सरोजनी नगर में रोड शो निकाला, जिसमें जमकर भीड़ उमड़ी। सरोजनी नगर की जनता के अपार समर्थन को देखकर सीएम योगी ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया और विरोधियों पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी जो आतंकवाद समर्थक है, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रश्रय दे रही है। 10 मार्च के बाद इनकी क्या दुर्गति होनी है, जो लोग आज धमकी दे रहे हैं, यह हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए उस भय से अभी से अपनी पुख्ता इंतजाम करने के लिए वे लोग इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, उनका भाप निकल जाएगा। युवा देखिए, हमने जो कहा वो करके दिखाया है और 10 मार्च को आप फिर देखना। चौथे चरण के रण में लखनऊ और लखीमपुर खीरी विधानसभा सीटों पर चुनाव है। इसलिए सीएम योगी ने आज लखीमपुर खीरी में भी प्रचार किया। यहाँ पर भी उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और वही मुद्दे उठाए जो सीधे जनता को अपील करते हैं। जिन्होंने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया
86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके लखीमपुर जनपद के, खीरी जनपद के 1,45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 1,45,000 किसानों का। बिजली के मुद्दे पर भी सीएम योगी ने पिछली सरकारों को घेरा और कहा, पहले तो बिजली की भी जाती हुआ करती थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपके लखीमपुर खीरी में बिजली मिलती थी? क्या लोगों को बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना? आ रही है बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। पहले बिजली की भी जाति हुआ करती थी, मत और मजहब हुआ करता था। आज तो भाइयों बहनों हमने कहा सबका साथ और सबके विकास का, तो सबका साथ और सबका विकास बिजली में भी दिखाई दे रहा है। मंच से सीएम योगी ने विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। गरीबों का पैसा हड़पता था। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए, भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र के लिए, जब हम लोगों ने आपके सड़क के निर्माण के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र पर भी पहुंचाने का काम किया है। आज आपको लग रहा होगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। यूपी में चुनावी दंगल के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किस पर विश्वास जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रखते रहो, मैं फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।